स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में क्या हुआ और जो स्वाति मालीवाल बता रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसके हर पहलू की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट किया। स्वाति ने दिल्ली पुलिस की टीम को बताया कि 13 मई को कब कितने बजे दाखिल हुई। पुलिस ने स्वाति के साथ ड्राइंग रूम की पूरी मैपिंग की। स्वाति से पूछा कि 13 मई को जब बदसलूकी हुई तो वहां कौन कौन मौजूद था। इस बीच स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 13 मई का है और मुख्यमंत्री आवास के अंदर का बताया जा रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धमकाती नजर आ रही हैं। उधर इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए विभव ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। ईमेल के जरिए दी गई शिकायत में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा और बेवजह बताया है। अपनी शिकायत में उन्होंने पूरी घटना का अलग दावा पेश किया है। उन्होंने सिविल लाइंस थाने के एसएचओ को शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली में सियासत भी काफी तेज हो गई है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों की बौछार शुरू हो चुकी है। शराब नीति घोटाले को लेकर पहले ही निशाने पर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को एक और नया मौका मिल गया है। बीजेपी के कई नेता न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि उसके बहाने कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। महिलाओं के प्रति इनका नजरिया क्या है, ये स्वाति मालीवाल के केस में स्पष्ट हुआ है। संजय सिंह ने परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि स्वाति मालीवाल को मारपीट किया गया था। अभी आप आरटीसी का बात मानेगा कि संजय सिंह का बात मानेगा? पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के बोलने दीजिए कि आरटीसी मेरे लिए बात कर रहा है या संजय सिंह। उधर आम आदमी पार्टी इस मामले को भी बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए। वहीं देखिए, ईडी ने शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। ये पहली बार है जब किसी सियासी दल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है। आजादी के बाद भारत में किसी राजनीतिक दल को पहली बार आरोपी बनाया गया है। ईडी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र पीएमएलए के तहत दाखिल किया गया है और अदालत से उन सभी के खिलाफ आरोप तय करने और उसको लेकर मुकदमा चलाने की अपील की गई है। फिलहाल केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। ईडी अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले हफ्ते इसी तरह का आरोप पत्र ईडी ने बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और 4 अन्य के खिलाफ दाखिल की थी। दिल्ली के एलजी ने शराब नीति को लागू करने में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खास करके इस चरण में यूपी की 2 हॉट सीटों पर भी सभी की निगाहें हैं। 5वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस चरण में रायबरेली और अमेठी की सीट पर सभी की नजर है। प्रचार खत्म होने से पहले शुक्रवार को बीजेपी और विपक्षी गठबंधन ने यहां जमकर प्रचार किया। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो यहां अखिलेश भी राहुल और प्रियंका के साथ शामिल हुए। प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना बेटा सौंपने की बात कही। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अमेठी में बीजेपी ने भी विपक्ष को अपनी ताकत का अच्छे से एहसास दिला दिया। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने यहां रोड शो निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुसाफिर खाना बाजार में निकाला गया ये रोड शो कुल 3 किलोमीटर लंबा था। लोकसभा चुनावों के बीच संविधान बदलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। 5वें चरण में भी संविधान को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी रहा।
लोकसभा चुनावों के हर चरण में संविधान बदलने का मुद्दा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का सबसे बड़ा घमासान बन गया है। मुंबई में पीएम मोदी ने इन आरोपों को लेकर पलटवार किया। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन इंडिया गाड़ी वाले दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते। दूसरी तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 कहकर आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मुंबई में 5वें चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई है। आज पीएम मोदी और सीएम योगी यहां रैली करने वाले हैं। लेकिन शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी ने यहां रैली कर मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। 5वें चरण में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मतदान होना है और यहां महाविकास अघाड़ी महायुति के बीच साख की लड़ाई है। आज प्रचार अभियान के आखिरी दिन यहां सीएम योगी प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी मुंबई के कुर्ला इलाके में प्रचार करेंगे, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ये इलाका संवेदनशील माना जाता है। कल एक और पीएम मोदी तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने रैली की। महाविकास अघाड़ी की विराट सभा में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। आणि तुमची 10 वर्षातलं एक तरी काम असं सांगा की ज्या जोरावरती तुम्ही मतं मागताय। आणि काल परवा तर बोलले की मी ज्या क्षणी हिंदू मुसलमान भेद करेन त्या क्षणी मी ह्या राजकीय जीवनाचा त्याग करेन। मोदीजी तुम्हाला त्याग कधीच करायला पाहिजे होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले राम नाम से ज्यादा राहुल और नेहरू का नाम लेते हैं। मोदी जी की कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने देश के लिए कुछ भी किए बिना सुबह से शाम तक कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। वहीं देखिए, सीबीआई ने संदेशखाली में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अब कैंप ऑफिस बना लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ये एक्शन लिया है ताकि पीड़ित बिना डरे खुलकर सीबीआई को अपनी बात बता सकें। संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं के लिए सीबीआई ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर कैंप ऑफिस खोला है। सूत्रों के मुताबिक कैंप ऑफिस की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की 2 पलटन संदेशखाली में तैनात की गई है। वहीं ममता बनर्जी पर की गई बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की टिप्पणी पर अभिषेक बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तृणमूल कांग्रेस ने मांग की थी कि अभिजीत गांगुली के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी मांग की कि अभिजीत गांगुली के सभी चुनावी सभाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और अगर इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है बंगाल में। अब की बार नहीं आया, इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा तो बहुत ही खतरनाक और भयावह होगा। देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आपका चालान काटेगा। आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने अपनी जगह बना ली है। हर जगह एआई का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर कोई सरकारी संस्थान। लेकिन अब आपको सड़क पर भी टेक्नोलॉजी का कमाल देखने को मिलेगा। सिक्किम परिवहन विभाग की ओर से यह ऐलान किया गया है कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया जाएगा। आजकल काफी तरह के सेंसर्स आ रहे हैं जो कि वो ट्रैफिक डेंसिटी को और कार के या इसके काउंट को ये काउंटर बना सकता है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में कितने ट्रैफिक है। एआई लेस कैमरा अब हाईवे की लेन ड्राइविंग से लेकर गाड़ी का लेखा जोखा तक सब पकड़ पाएगा। सड़कों पर स्मार्ट कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है।
जिनकी मदद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिलेगी। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे होंगे जो ट्रिपल राइडिंग और ओवरलोडिंग जैसे ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल से बात करने वाले लोगों की भी पहचान कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा वाहन चल रहा है जिसका वक्त पूरा हो चुका है या बिना वैलिड पीयूसी वाली गाड़ी चल रही है तो इन कैमरों की मदद से पहचान हो जाएगी। ये कैमरे अलग अलग तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का पता लगाकर चालान काटने में सक्षम होंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहीं पर तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया तो कहीं लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी, 47 डिग्री वाला टॉर्चर और लू का प्रकोप एक साथ झेल रहे हैं पश्चिम भारत के लोग। दिल्ली के नजफगढ़ में पारा काफी ऊपर चढ़ गया। नजफगढ़ इलाके में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम में अब तक देश में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में 19, हरियाणा में 18, दिल्ली में 8 और पंजाब में 2 स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 46.5 डिग्री, आया नगर में तापमान 46 डिग्री पार, पूसा और जाफरपुर में 46 डिग्री, पीतमपुरा में 45.8 डिग्री तापमान, पालम में 45.1 डिग्री तापमान। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से धूप में कम बाहर निकलने की अपील भी की है। जी न्यूज़।